मैंने प्रिडिक्शन करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि बिहार जैसे एडवांस्ड स्टेट में जहाँ पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग इतनी हाई है, वहाँ इलेक्शंस हो रहे हैं एक तो, और इसी के जो फरमान भी जो जारी हुआ है वो पता नहीं किसको बेनिफिट करने वाले हैं, लेकिन किस मुद्दों पे, किन मुद्दों पे इलेक्शंस होने वाले हैं? वहाँ बच्चे तड़प रहे हैं क्योंकि एग्जामिनेशन सेंटर, अगर जेई नीट की भी बात कर ले, मेरे ख्याल से सिर्फ 2 हैं। बाढ़ की स्थिति है, कोरोना की स्थिति है, विकास क्या हुआ है ये देखने की बात है। तो बिहार में इलेक्शन तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला था, होना चाहिए था, लेकिन क्या ऐसा है? ये एक मिथ है आकाश कि बिहार में पॉलिटिकल कॉमन सेंस ज्यादा है। मतलब इतना ही कॉमन सेंस है कि वो किसी को हरा दिए, वो किसी को जिता दिए, और पॉलिटिकली सैवी लोग हैं। ये बिहार ही नहीं, देश के किसी भी बात में पर लागू होता है। पॉलिटिकली अगर सैवी होते, या सेंसिटिव होते, या प्रखर होते, तो बिहार ने ये राजनीति थोड़ी है कि किसी को चुन लिया। अब जनता दल यूनाइटेड है, ठीक है, आप कहते हैं कि कांग्रेस परिवारवाद पे चलता है, जनता दल यूनाइटेड कैसे चलता है बता दीजिए मुझे। वो व्यक्तिवाद पे चलता है क्या? उसके भीतर किसी इशू को कोई लेकर डिबेट करते हुए किसी भी पार्टी में, या कांग्रेस हो या बीजेपी हो, नई शिक्षा नीति आई, आपने सुना कि कोई कन्वेंशन बुलाकर बातचीत हो रही है वहां पर? तो वो राजनीति वैसी राजनीति नहीं है, वो एक अलग अलग दलों के प्रति अलग अलग कारणों से निष्ठा की राजनीति का एक राज्य है, जैसे कि सारे राज्य होते हैं। हमें इस तरह के मिथ से निकल आना चाहिए कि लोग बड़े ये हो गए हैं। आप किन सूचनाओं पर अपना राजनीतिक निर्णय लेते हैं, इस तरह की जनता अगर आप ज्यादा प्रतिशत में नजर आती है तो फिर आप उसका विश्लेषण कर सकते हैं। सिर्फ लोगों ने नीतीश को चुन लिया या सिर्फ लोगों ने लालू को चुन लिया, सिर्फ यही एक राजनीतिक उनकी चतुराई की पराकाष्ठा है, तो इसे देखना चाहिए। एक और बात है, अगर मान लीजिए कि इतने स्वैब है ना, लोग बड़े सैवी हैं, सॉरी, तो सबके पास मोबाइल फोन है। सांप मारने की घटना का भी लोग फोन बना लेते हैं, हर चीज का वीडियो बना लेते हैं और वायरल कर लेते हैं। पर रात के वक्त जब चुनाव से पहले पैसे बढ़ते हैं, शराब बढ़ती है, या और भी चीजें अलग अलग रूप में बढ़ती हैं, कोई वीडियो बनाकर वायरल करता है? कहीं से भी बताइए आप। कभी कभी तो नहीं, कहीं कभी कभी, बहुत रेयर। लेकिन जिस तरह से ये किसी भी राज्य की बात मैं कर रहा हूं, बिहार ही नहीं, सब उसमें एक तरह से उस सिस्टम के पार्ट हैं। तो राजनीति कहां हो रही है? क्या बिहार में एजुकेशन पे लेकर चर्चा हो रही है? क्या बिहार में प्राइवेट ओनरशिप को लेकर चर्चा हो रही है कि 2-4 उद्योगपतियों को ही सारा कुछ दे दिया गया है, उस पर कोई राजनीतिक निर्णय बन रहा है? क्या बिहार में हेल्थ को लेकर चर्चा हो रही है? तो ये सारी संवेदनशीलताएं या सूचनाएं जब नहीं है वहां पर, तो क्या मतलब? आप ठीक है, आप एक सरकार चुन रहे हैं, तो इसलिए बहुत, अगर आप नजरिया बदलता है हर चुनाव में कवर करते करते, एक समय जरूर इन्हीं प्रक्रियाओं से राजनीति ने बहुत हासिल की। जैसे बहुत सारे दलित लोग सत्ता में आए, बहुत सारे पिछड़े लोग सत्ता में आए, वो एक क्रम था जो इसी चुनावी प्रक्रिया में जनता ने तोड़ा। लेकिन वो एक बड़ा मकसद होते हुए भी संपूर्ण मकसद तो नहीं है राजनीति का। आप बिहार के गली गली के स्कूल कॉलेज सब अब चौपट होते चले गए। जो भी शुरुआत हुई थी लड़कियों को साइकिल देने की और ये योजना, वो सब कैश ऑन डिलीवरी वाली मामले में बदल गई है सारी चीजें। लेकिन क्लास में टीचर नहीं है, एजुकेशन का स्टैंडर्ड नहीं है, पहले 100 में बिहार की एक यूनिवर्सिटी नहीं है। तो अब पहले हमने नहीं देखा था, हमने कहा था कि हाँ साइकिल पहुंचा, तो उसमें देखा कि लड़कियों में बड़ा बदलाव आया कि वो कई तरह के काम करने लगी हैं। लेकिन वो बदलाव एक सीमित स्टेज का बदलाव है। तो राजनीतिक दल आपको इसी तरह के छोटे छोटे बदलाव ऑफर करते हैं, आगे जाकर उसी लड़की को उसी जिले में अच्छा कॉलेज मिल जाए, ये नहीं मिलता है। तो इसीलिए कोई बहुत बड़ा कोई पॉलिटिकल चर्निंग बिहार में हो रही हो, चाहे नतीजा तेजस्वी के पक्ष में आए या नीतीश के पक्ष में आए, उससे कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता। जैसे पटना है आकाश, पटना भारत का सबसे गंदा शहर है। ये जो स्वच्छ सर्वेक्षण होता है, हालांकि इसमें भी बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन अब ठीक है, वो अगर वो करते हैं तो उसी के पैमाने से देखिए कि सबसे गंदा शहर है। अब वहां के लोग कई साल से बीजेपी के ही विधायकों को, कॉर्पोरेटरों को चुनते आए हैं। क्या वो इसके आधार पर चुनेंगे या नहीं चुनेंगे? मुझे लगता है नहीं चुनेंगे। ये उनका आधार नहीं है। तो फिर राजनीतिक रूप से क्या चतुर होगा? राजनीतिक जनता को अगर आप राजनीतिक रूप से चतुर होने का, स्मार्ट होने का श्रेय तब दीजिए जब उससे नेता असुरक्षित महसूस करने लगे कि वाकई में ये पटना सबसे गंदा शहर आया है, तो हम जनता के बीच नहीं जा सकते। लेकिन जनता उनको अपने बीच लेकर आएगी, आइए ना, हम आपको मुकुट पहनाएंगे, आपको एक तलवार भी गिफ्ट करेंगे, एक गदा भी देंगे,
तो उसी तरह के एक धार्मिक प्रयोजन का हिस्सा बनाकर राजनीति को आपको उस तरह से जिताएंगे। यही चीज विपक्ष के खेमे में भी हो रहा है। उसका भी सांसद जो है और विधायक जो है वो मुकुट पहन लिया है, जैसे लग रहा है कि चुनाव नहीं, फैंसी ड्रेस की पार्टी हो रही है, तलवार लिए चले आ रहे हैं। भाई ये सब कर रहे हैं। सारे नेताओं के इंस्टा पे जाके देखिए तो कोई आपको सूरज को पानी दे रहा है, सूरज भगवान को, कोई जल चढ़ा रहा है, कोई पुष्प चढ़ा रहा है, अलग अलग की भंगिमाओं में वो नेता नजर नहीं आता। तो वो भाई वो काम छोड़ दीजिए, आप नाटक कर रहे हो कि क्या कर रहे हो। तो जनता भी चाहती है कि हमारा नेता कई तरह के रूप में दिखे, घड़ी पहन ले, 5 अंगूठी पहन ले, टीका लगा ले, इससे आप नेता हो गए। और भाई कितना आसान है इस देश में नेता होना, मतलब 5 भंगिमाएं पहन लीजिए, आप उस तरह से हरकत बना के वहां पर चले जाइए, 4 जगह जाकर मत्था टेक लीजिए तो आप नेता हो गए। जबकि आपकी परीक्षा होनी चाहिए कि आपने नीतिगत क्या बदलाव किए, वो तो कुछ होता नहीं। और बिहार की ऑपोजिशन से हम नेशनल ऑपोजिशन की भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल जो बहुत बार पूछा जा रहा है आजकल, बेंगलोर में जो हुआ, बहुत वरिंग रिपोर्ट्स आई, जो कम्युनल वायलेंस वहाँ फैला, किस तरीके से गोरिल्ला टाइप अटैक पुलिस पर ऑर्गेनाइज किया गया। और मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बेंगलुरु पुलिस का ही कहना है कि एक्सट्रीमिज्म तो है ही, इंस्टिगेशन है ही, प्लानिंग है ही, और दूसरा है कि वहाँ बहुत अनएम्प्लॉयड यूथ थे जिसके वजह से ये वायलेंस और भी हुआ, क्योंकि वहाँ बहुत सारे फ्रस्ट्रेशन वहाँ पनप रहा था उस एरिया में। आपको क्या लगता है कि ये बेंगलोर जैसे घटनाएं और भी बढ़ेंगी आने वाले साल में, क्योंकि एक्सट्रीमिज्म भी बढ़ रहा है, प्रोवोकेशन भी बढ़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है, तो ये एक सिग्नल है क्या आने वाले साल के लिए? मुझे लगता है कि जो एक्सट्रीमिज्म आई है, एक तरह से उग्रता आई है, वो तो एक रोजगार के तहत भी आई। आईटी सेल में नौकरी मिल जाएगी तो आप एक्सट्रीमिस्ट हो जाते हैं, आपके भाषा से लेके। लेकिन बेरोजगारी तो हर जगह फैली है, हर जगह लोग संकट में हैं, तो उन्होंने हिंसा का रास्ता तो नहीं अपनाया। तो बेंगलोर में जो कुछ भी हुआ होगा उसका ये कारण थोड़ा ठीक नहीं लगता है कि आप, चूंकि बेरोजगारी में है इसलिए आप पुलिस पर अटैक कर रहे हैं। तो बेरोजगार में है तो इसलिए पहले आप प्रदर्शन तो करते नजर नहीं आए, अपने रोजगार की मांग को लेकर अपने विधायक के घर के बाहर प्रदर्शन करते तो नजर नहीं आए, अपनी सरकार के बाहर प्रदर्शन करते हुए तो नजर नहीं आए। क्या वो लोग ऐसे प्रदर्शनों में भी गए थे जहां पर कम मजदूरी को लेकर लोग लड़ रहे हैं? मुझे तो नहीं लगता कि गए होंगे। तो बेंगलोर पुलिस को सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी चाहिए कि वो क्यों फेल हुई, है ना, वो क्यों फेल हुई कि वहां पर एक तरह से राइट की स्थिति आई। और क्या जो लोग घर, वो नवीन की मां ने ही कहा कि उसी इलाके के नौजवान हमें बचाने आए, तो क्या उन सब को नौकरी पक्की थी? क्या उनकी इंक्रीमेंट बढ़ गया था? या जो लोग हनुमान जी का मंदिर बचाने आए थे क्या उनकी सैलरी ज्यादा बढ़ गई थी? ऐसा तो नहीं है। ये राइट के कोई कारण जो है, अब मीडिया रिपोर्टिंग होती नहीं है, रिसोर्स है नहीं है सारी चीजों के, तो आप बहुत तरह के सत्य को आप जानते नहीं। तो इंफॉर्मेशन की जगह परसेप्शन कई तरह का है, तो जो जितना बड़ा परसेप्शन कर ले मैदान उसका है। तो मुझे नहीं लगता कि ये बेरोजगारी से जुड़ा हुआ मामला है। लोग हताश जरूर हैं, पर लोग हिंसा का रास्ता नहीं लेंगे, मुझे पूरा भरोसा है, लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उससे आप कुछ हासिल नहीं करेंगे। आप स्टेट को मौका देंगे कि और वो रिप्रेशन करे, आप इसकी बजाय आप थोड़े से टफ काम में आइए। अगर वायलेंस भी एक तरह का टफ काम है तो क्यों नहीं, उसका तो कोई रिजल्ट नहीं है, पता है कि उसका गोली फायरिंग हो जाएगी, कुछ लोग मर जाएंगे, जिंदगी भर का मुकदमा हो जाएगा। तो दूसरा टफ काम चुनिए कि आप नीतियों को लेकर बहस कीजिए, अपने सरकार से, अपने राजनीतिक दल से, मीडिया से। तो वो तो आप करेंगे नहीं, तो मुझे नहीं लगता कि देश के लोग ऐसा कुछ सोच रहे होंगे।